थर्मोडायनेमिक्स और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बचे हुए हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस क्या है? जैसे कोई भी प्रोसेस है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, अगर हम किसी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से शुरू करते हैं किसी भी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से शुरू करते हैं, मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं एक सेकंड। अगर हम किसी एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से शुरू करते हैं, फिर ऐसे जाते हुए किसी दूसरी स्टेट पर पहुंचते हैं, फिर वहां से कुछ शुरू करते हैं, तीसरी पे पहुंचते हैं, और इस तरह से ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से वापस पे आ जाते हैं। तो इसे जो है हम, अरे अमर, इसे जो है हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है कि एक थर्मोडायनेमिक स्टेट से हम चले दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, और फाइनली घूम के वहीं आ गए, है ना। तो जब हम फाइनली घूमकर वहीं आ जाते हैं, तो इसका लॉजिक होता है कि जो इनिशियल प्रेशर होता है वो फाइनल प्रेशर के बराबर होता है, चेंज इन प्रेशर जीरो होता है, इनिशियल टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर के बराबर होता है, डेल्टा टी साइकिल जीरो होता है, और इनिशियल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम के बराबर होता है, डेल्टा वी जीरो होता है। तो अगर डेल्टा टी जीरो है, तो साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा यू होता है एनसीवी डेल्टा टी फॉर एनी प्रोसेस। इफ दिस इज जीरो, देन दिस मस्ट बी जीरो। तो फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस, जो डेल्टा यू है ये तो जीरो है ना बेटा। डेल्टा यू जीरो है, तो जो डेल्टा क्यू नेट है वही डब्ल्यू नेट होगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस। इसका मतलब ये हुआ कोई भी साइक्लिक प्रोसेस हो, सपोज ये है ए बी सी डी, है ना। तो कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है, सपोज ए बी सी डी, तो डेल्टा क्यू ए बी नेट का मतलब क्या है? सभी प्रोसेस का जो बेटा सम होगा, बी सी प्लस डेल्टा क्यू सी डी प्लस डेल्टा क्यू डी ए, ये डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू सी डी प्लस डब्ल्यू डी ए के बराबर होगा।
तो W नेट इज इक्वल टू, ये इंडिविजुअल बराबर नहीं होंगे, इस तरह की गलतफहमी मत पालिएगा। QAB WAB के बराबर नहीं है, क्योंकि एक एक प्रोसेस का डेल्टा U 0 नहीं है, पूरे का डेल्टा U 0 है। तो पूरे का डेल्टा U 0 है। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझना है। तो एक तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट एक साइक्लिक प्रोसेस में आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा ये क्लियर होना चाहिए कि अगर मुझे एफिशिएंसी निकालनी हो, एफिशिएंसी ऑफ ए साइक्लिक प्रोसेस, ये भी समझ लो, फिर मैं एग्जांपल लेता हूँ। बच्चों, जो मोस्टली हीट इंजन होते हैं, जो इनका काम होता है हीट को वर्क में कन्वर्ट करना, मैकेनिकल वर्क। अब हम चाहते हैं कि जो हीट हम दे रहे हैं, जो फ्यूल हम यूज कर रहे हैं, 100% हीट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट हो जाए। हम जानते हैं कि हीट एनर्जी का ही फॉर्म है, और एनर्जी और वर्क दोनों एक ही बात है। हीट, एनर्जी, वर्क तीनों एनर्जी के फॉर्म है। लेकिन कोई भी ऐसा हीट इंजन नहीं है जो हमारी सारी हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। एक सेकेंड बेटा। यानी जो हम हीट सप्लाई करते हैं, जैसे सपोज दैट बेटा हमने 100 जूल हीट सप्लाई की, तो अगर हम चाहते हैं कि 100 जूल मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हमारे द्वारा सप्लाई की गई हीट का कुछ प्रतिशत मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होता है। तो ऐसे समझ लो। और मोस्टली जो हीट इंजन होते हैं वो साइक्लिक प्रोसेस बेस्ड होते हैं। तो अब मान लो कोई भी हीट इंजन है विच इज बेस्ड ऑन ए साइक्लिक प्रोसेस, कोई पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस उसके अंदर चल रहा है। कोई भी साइक्लिक प्रोसेस है ना, कोई भी इमेजिन कर लेते हैं, एनी साइक्लिक प्रोसेस, हाइपोथेटिकल मान लेते हैं, कोई भी मान लेते हैं। ऐसे सपोज ABCD मान लेते हैं, ये साइक्लिक प्रोसेस इन्वॉल्व। तो एफिशिएंसी डिफाइन करते हैं नेट वर्क डन बाय गैस पर साइकिल डिवाइड बाय हीट गिवन गैस पर साइकिल। इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, W नेट डिवाइडेड बाय Q गिवन, यानी W नेट अपॉन Q पॉजिटिव वाली, है ना। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, बहुत ध्यान समझिएगा। तो बच्चों, जो एफिशिएंसी होती है वो होती है W नेट डिवाइडेड बाय Q पॉजिटिव। अब W नेट क्या है? जैसा कि हमने कहा कि अगर हमारा हीट इंजन का काम है हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, तो हमारे द्वारा दी गई हीट का कितने परसेंट मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना है। तो अगर हमें परसेंटेज एफिशिएंसी चाहिए तो इनटू 100% में आ जाएगी। तो ऐसे समझ लो कि अगर हमने हीट दी थी, अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सी वेला बेटा हमने हीट दी है? क्यू नेट नहीं है, हीट गिवन का मतलब नॉट नेट, क्योंकि W नेट तो Q नेट के बराबर होता है, फिर तो 100% आ जाएगी। हीट गिवन का मतलब है, बहुत ध्यान समझना, हीट गिवन का मतलब है कि जो हम हीट देंगे, मतलब जो पॉजिटिव हीट होगी, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो हमने कन्वेंशन लिया है, गैस को दी गई हीट जो होती है वो पॉजिटिव वाली, यानी किसी साइक्लिक प्रोसेस में जिन जिन प्रोसेस में Q पॉजिटिव होगा वो हीट गिवन होगा। अभी इसको अच्छे से समझो। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। हाँ सुनो, बहुत ध्यान समझना, इधर उधर डिस्टर्ब मत होना, बहुत काम की बात बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लो उदाहरण के तौर पे हमने तुमसे कहा कि हमने 100 कैलोरी हीट दी गैस को। हमने गैस से कहा भैया गैस पूरा मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर डालो, 100 जूल मान लेते हैं।
तो उस गैस ने क्या किया, हम चाहते थे ये हीट पूरी वर्क में कन्वर्ट हो, पर उसने केवल 60 जूल वर्क किया। 40 जूल हीट उसने रिजेक्ट कर दी, मतलब बाहर फेंक दी, मतलब गैस ने सराउंडिंग को दे दी या लॉस हो गई सराउंडिंग में ड्यू टू एनी लॉस, है ना, कोई भी लॉस हो सकता है। तो हम ये कहेंगे कि भैया हीट इंजन का काम था मैकेनिकल हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना, पर ये तो जितनी हीट हम दे रहे हैं उसका 1% 60% ही मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पा रहा है, तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 60%। इसका ये मतलब नहीं कि ये 100 जूल में 40 जूल गायब हो गई, है ना, भूत बन गई, ऐसा नहीं है। 60 जूल मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट किया, बाकी का 40 जूल लौटा दिया इसने हीट, या वो लॉस हो गया, वो कन्वर्ट नहीं हो पाया ऐसे समझो, है ना। तो इसी प्रकार से अगर मान लो लेट अस सपोज फॉर एग्जांपल, समझिएगा जरा, कि एक साइक्लिक प्रोसेस है ABCD, है ना, ABCD ए। मान लो AB में जो QAB है वो है 200 जूल, QBC है मान लो 300 जूल, QCD है -100 जूल, और QDA है -50 जूल। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें अलग अलग प्रोसेस की हीट हमें दी गई। अब इस पूरी एक साइकिल के दौरान अगर हमसे पूछा जाए कि जो हमने हीट दी कितनी थी, Q पॉजिटिव कितनी है, हीट गिवन, तो हम कहेंगे 500 जूल है। नेट नहीं पूछ रहा हूं, हीट गिवन मतलब हमने गैस को जो बाहर से दी थी कि भैया ये ले 500 जूल हीट ले और इसको पूरे मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट कर डालो। लेकिन अगर आप देखो तो Q नेट जो आ रहा है वो 500 प्लस का 150 माइनस का 350 आ रहा है, यही W नेट के बराबर है। यानी उसने वर्क तो 350 जूल ही किया, हम चाहते थे 500 पूरा वर्क कर दे। ये पॉजिटिव वाली हीट 500, ये जो माइनस की 100 है ये हमने उससे वापस थोड़े ना मांगी थी कि नहीं, हमें अगर हमें नहीं वापस ही मांगनी होती तो हम देते काहे 500 उसको। तो कहने का पर्पस ये है कि ये जो नेगेटिव हीट है ये लॉस हुई है या उसने रिजेक्ट की है। इसका मतलब वो 350 वर्क तो उसने बनाया, पर वो बाकी का जो 150 ये जो हीट लॉस हो गई इसको वर्क में कन्वर्ट नहीं कर पाया। समझो बात को, यानी कि यहाँ पर जो हमने हीट दी थी वो 500 थी, जिसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना हमारे हीट इंजन का टारगेट था, पर वो जिस साइक्लिक प्रोसेस पे बेस्ड है उसने केवल 350 जूल हीट कन्वर्ट कर पाई, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर पाया। तो उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो होगी वर्क डन W नेट अपॉन Q पॉजिटिव, और W नेट साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q नेट होता है। इस बात को समझो, है ना। तो समझो कि 350 जूल उसने कन्वर्ट किया और 500 हमने दे दिया। तो गिवन का मतलब होता है जिन जिन प्रोसेस में पॉजिटिव हीट हो वो हमारी गिवन है, और W नेट Q नेट के बराबर होता है इनटू 100। तो ये हमारा 70% एफिशिएंसी, जो भी है ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, जो इंजन इस प्रोसेस पे बेस्ड होगा उसकी एफिशिएंसी 70% होगी। ये फिलहाल जस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज बताई है। क्या बच्चों एफिशिएंसी वाली बात समझ में आ गई? तो हम लोग क्वेश्चन के साथ मूव कर सकते हैं क्या? क्वेश्चन किया जाए इस पे, कोई डाउट हो किसी से तो पूछ लो यार। तो एफिशिएंसी क्या है बच्चों किसी भी हीट इंजन की? अभी हम आगे कार्नोट भी पढ़ेंगे जो हमारे जेई मेन में जिसका क्वेश्चन आता है और नीट में भी आता है, तो वो भी पढ़ेंगे। सर ये हीट गिवन कैसे 500 जूल है? बेटा तुम नए आए हो क्या? अभी अभी देर से मतलब आए हो? क्यों अंकित, पहले आए थे? यस सर पहले थे। हीट गिवन का मतलब हमें कैसे पता चलता है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में कि कौन सी हीट हमने दी है? पॉजिटिव साइन से ना। पॉजिटिव। हाँ तो पॉजिटिव वाली हीट है बेटा 500। ये देखो ना 200 300 दिया है। यस मैंने माइनस नहीं देखा आगे का। ओके सर। हाँ ये रिजेक्टेड वाला है, ये तो हमने दिया नहीं तो गैस ने वापस लौटा दिया।
बोला भैया 150 वाली ये हमसे कन्वर्ट ना हो रही, मैं 500 से केवल 350 बना पा रहा हूँ, ये 150 लॉस हो गई या ये मैंने वापस कर दिया आपकी। Yes, okay. तो और कोई डाउट हो तो पूछ लो। ओके, चलो बेटा एक क्वेश्चन करते हैं। Find out efficiency of a cyclic process. यहाँ पर ये मोनो एटॉमिक गैस, बनाइए इसको कॉपी पे और बस आप पहले ये पता करने का प्रयास करिए कि किस प्रोसेस में हीट पॉजिटिव है और किस प्रोसेस में हीट नेगेटिव। चलो भाई आओ देखते हैं, जरा मुझे ए बी प्रोसेस को जरा देख के बताओ कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये Isobaric. कैसा प्रोसेस है बच्चों? Isobaric. आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है। आइसोबारिक प्रोसेस है, जरा पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को लिख लेते हैं। सबसे पहले तो चूंकि एक पीवी ग्राफ है बेटा और एफिशिएंसी पूछी गई है, तो एफिशिएंसी जो होता है वो होता है डब्ल्यू नेट डिवाइडेड बाई क्यू पॉजिटिव इंटू 100। अगर परसेंटेज एफिशिएंसी बतानी है, फ्रैक्शनल में बतानी है, तो ये तो जो डब्ल्यू नेट होगा क्या वो एरिया से आ जाएगा, पी नॉट इंटू वी नॉट आ जाएगा क्या?
Yes, sir. ये जो एरिया होगा ये तो डब्ल्यू नेट बता देंगे बेटा, डब्ल्यू नेट No. क्लियर है बेटा। अच्छा अब देखो आइसोबारिक प्रोसेस है, अगर ए बी प्रोसेस को हम ध्यान से देखें तो देखो प्रेशर कांस्टेंट है और ए से बी की तरफ जब हम आ जा रहे हैं तो वॉल्यूम बताओ बढ़ रहा है कि घट रहा है? वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर पी कांस्टेंट है वॉल्यूम बढ़ रहा है तो जरा जल्दी से बता दो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो अब देखिए ध्यान से, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी कि अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ रहा है और प्रोसेस आइसोबारिक है, जो डेल्टा क्यू होगा वो एन सी पी डेल्टा टी होगा। ये भी चूंकि डब्ल्यू नेट मिल गया है, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वाली हीट चाहिए बेटा, तो ए बी प्रोसेस में जो हीट होगी वो एन सी पी डेल्टा टी होगी। तो एन है, एन सी पी हो जाएगा, मोनो एटॉमिक का है 5r/2 सी वी प्लस आर, और डेल्टा टी देख लो। अब देखो बेटा डेल्टा टी कैसे निकालोगे, तो बी का टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 4p0v0/nr, भाई पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है। देखो यहाँ का प्रेशर है 2p0, यहाँ का वॉल्यूम है 2v0, तो 2p0 इंटू 2v0 तो 4p0v0 अपॉन एनआर, पीवी इक्वल टू एनआरटी से। इसी तरह से ए का टेम्परेचर जो आएगा वो 2p0v0 डिवाइड बाई एनआर। तो अगर हम घटा लेंगे तो ये घटाने पर 2p0v0/nr आ जाएगा डेल्टा टी। एनआर से एनआर कट जाएगा तो ये 5p0v0 हमारा क्यूएबी आएगा। इस तरह से जो बी सी है ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो जो आइसोकोरिक प्रोसेस है बेटा, ये आइसोकोरिक प्रोसेस में देखो जरा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर घट रहा है। अब देखो इसमें इस पी वी इक्वल टू एनआरटी पे आओ, वी को कांस्टेंट कर दो और प्रेशर को घटा दो, तो टी भी घटेगा, डेल्टा टी नेगेटिव हो जाएगा, टेम्परेचर घट रहा होगा बी से सी में। और आइसोकोरिक में जो डेल्टा क्यू होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, वो डेल्टा यू के ही बराबर होता है, और ये नेगेटिव आएगा तो हमें कंसीडर नहीं करना है। इसी तरह से सी डी है, आइसोबारिक है, इसमें भी आप देखो पी कांस्टेंट है, वॉल्यूम घट रहा है, पी कांस्टेंट वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर घटेगा, डेल्टा टी नेगेटिव है, और चूंकि डेल्टा क्यू एन सी पी डेल्टा टी है तो ये भी नेगेटिव आएगा। तो ये भी जब नेगेटिव है तो हमें इसका भी नहीं लेना है, ये भी हमें नेगेटिव दिख रहा है, चूंकि डब्ल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं। अब आ जाते हैं हम प्रोसेस डी ए में। डी ए हमारा डेफिनेटली आइसोकोरिक है। फिर से अगर आप ध्यान से देखें तो डी ए प्रोसेस आइसोकोरिक है बेटा। इनिशियल टेम्परेचर p0v0/nr, यहाँ 2p0v0/nr, और ये वॉल्यूम कांस्टेंट प्रेशर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। तो इसमें हम डेल्टा क्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये हम ले लेते हैं CV है 3r/2, डेल्टा टी है TB माइनस TL, TB माइनस TA माइनस TD, तो ये है 3nr/, तो ये p0v0 डिवाइड बाई nr, तो 3p0v0 अगर हम क्या बेटा, अच्छा बेकार क्या ऐसी होती है डेल्टा क्यू, अरे वो तो ऐसे दिखा देते हैं, आती वाती नहीं है रियलिटी में। 3p0 देखिए डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई क्यू पॉजिटिव, तो डब्ल्यू नेट है हमारा p0v0 और क्यू पॉजिटिव है, टोटल 5p0v0 प्लस 3p0v0/2।
तो ये 2/21 आ रहा है, मुझे लगता है 2/13 आ रहा है ना, 2/13 फ्रैक्शनल आ रहा है, और परसेंटेज एफिशिएंसी आएगा 200/13%। 8.8। बताओ भाई। बच्चों, सवाल समझ में आ गया अच्छे से? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन बच्चों हम और करते हैं, बढ़िया सा। हमारे पास 2 मोल मोनो एटॉमिक गैस है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जो सी ए प्रोसेस है उसकी इक्वेशन है P इंटू टी बराबर कांस्टेंट। अब आपको बताना है फाइंड आउट, फुटकर चीजें पूछेंगे ना, आपको बताना है WCA, CA प्रोसेस में वर्क कितना होगा और QCA कितना होगा। नंबर दूसरा, डेल्टा QAB कॉमा डेल्टा QBC, एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेस, एफिशिएंसी बतानी है प्रोसेस की। ये है 300 केल्विन, ये है 600 केल्विन, ये 1 atm है और ये 2 atm प्रेशर। चलो भैया करो जरा इस क्वेश्चन को, ट्राई करो बेटा।
ऐसे छोड़ दो, पूरा सॉल्व मत करो, कर लो बस। देखिए, कोई भी प्रोसेस होता है थर्मोडायनेमिक्स में, तो सबसे पहले प्रोसेस पहचानिए, WCA
तो CA जो प्रोसेस है इसकी, ये चूंकि हमारे जान पहचान का नहीं है, तो CA प्रोसेस की देखो इक्वेशन लिखी हुई। तो बताओ जरा CA प्रोसेस को कैसे हैंडल करोगे? टेम्परेचर को प्रेशर के टर्म्स में लिख दे, प्रेशर और वॉल्यूम। मतलब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हैंडल करना है ना? यस सर। सर एफिशिएंसी 20% आ रही है। हाँ बेटा, एफिशिएंसी 20% आ रही है। पता नहीं बेटा, मैंने क्वेश्चन अभी फ्रेम किया, मतलब मुझे डेटा का अंदाजा नहीं है। देखो आओ, टेम्परेचर को लिख दिया PV अपॉन NR इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये आ रहा है P स्क्वायर V इक्वल टू अनदर कॉन्स्टेंट, तो PV की पावर 1/2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाएगा CA। अब अगर मैं इसमें C की बात करूं, C मोलर हीट कैपेसिटी, तो CV प्लस R अपॉन 1 माइनस M होता है अगर PV की पावर M बराबर कांस्टेंट हो। मोनो एटॉमिक है 3R/2, R अपॉन 1 माइनस 1/2। C आ गया बेटा 7R/2। इस प्रोसेस का जो C है वो 7R/2 है। बल्कि इसको मैं दोनों तरफ से ऐसे लिखा रहने देता हूँ, 3R/2 प्लस 2R। अब मैं अगर दोनों तरफ N डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो CV वाला पार्ट है और ये वर्क डन वाला पार्ट है, ये W वाला पार्ट है और ये डेल्टा U वाला पार्ट है। तो डेल्टा Q अगर देखना है तब तो मुझे पूरा NC डेल्टा T लगाना है, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7/2 NR डेल्टा T आएगा। N है 2 मोल, 2 मोल्स मोनोटॉमिक गैस, और 300 से 600 ये हो जाएगा 2100 R। और W जो CA है वो सिर्फ इतना वाला पार्ट हो गया ना, ये वाला पार्ट, ये W है, ये डेल्टा U है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन होगा, ये डेल्टा Q है, तो 2NR डेल्टा T। ये तो CA प्रोसेस का पोस्टमार्टम हमने कर लिया। CA प्रोसेस जो है वो हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है बेटा। अभी हम AB प्रोसेस और BC प्रोसेस में भी W और Q निकालते चलें। बेटर है कि हम Q निकाल लें। तो AB प्रोसेस एक आइसोबारिक प्रोसेस है, टेम्परेचर घट रहा है, देखिए टेम्परेचर यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो टेम्परेचर घट रहा है। और BC एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो AB एक आइसोबारिक प्रोसेस है। AB प्रोसेस में जो डेल्टा QAB आएगा वो NCP डेल्टा T आएगा। N है 2, CP है 5R/2 और डेल्टा T है -300। और जो डेल्टा QBC है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो 2.303 nRT log P1/P2 1/2। तो ये भी नेगेटिव आ रहा है। यस सर। ओके, कोई बात नहीं। तो माइनस का 2.303 और ये 2R आएगा। टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 300 log बेस 10 और 2। ये BC का आ जाएगा। सर आइसोथर्मल में Q 0 होगा ना? अगले हो क्या? डेल्टा U 0 होता है, Q वर्क डन के बराबर होता है। कैसी हरकतें कर रहे हो? ये ना करो बेटा, टेम्परेचर चेंज 0 होता है ना आदित्य, तो डेल्टा U 0 हुआ ना, डेल्टा Q तो W के बराबर हो जाएगा ना। बराबर होगा। W के डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W। और आइसोथर्मल में टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है,
तो डेल्टा यू 0 हो जाएगा बेटा, है? अब देखो एफिशिएंसी होती है डब्ल्यू नेट डिवाइड बाई क्यू पॉजिटिव, तो डब्ल्यू नेट ही क्यू नेट है, तो क्यू नेट आएगा, तीनों को जोड़ दो, साइन के साथ जोड़ना है ना, तो जो भी है वो जोड़ दो, तो 2100 आर है, 2100 आर क्यू नेट माइनस 1500 आर माइनस 600 इंटू 2.303 इंटू आर और 0.3010, ये क्यू नेट आ जाएगा, यही डब्ल्यू नेट होगा सब भाई, यहाँ पर एरिया से तो निकाल नहीं लोगे, और सप्लाइड वाली केवल पॉजिटिव वाली लिख दो, इनटू 100 हो जाएगा, ये हमारी परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगी। तो आप देख रहे हो ना कि इसमें थोड़ा सा साइक्लिक प्रोसेस का कॉन्सेप्ट, कुछ पॉलीट्रॉपिक, कहीं आइसोथर्मल एरिया, इस तरह के क्वेश्चन आपको डील करने पड़ते हैं, जो अच्छी एग्जाम होती है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल प्रोसेस इस्तेमाल करता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट, प्रोसेस, जनरल बातें समझ आ गई होंगी। अब बेटा हमारे कोर्स में एक बड़ी इम्पोर्टेंट साइक्लिक प्रोसेस है, जेई मेन के कोर्स में है, वैसे आने को एडवांस में भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कार्नोट साइकिल। तो अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल। ये हमारा यूज होती है, यूज्ड इन कार्नोट इंजन। तो कार्नोट साइकिल क्या होता है बेटा, ये 4 प्रोसेस की साइकिल होती है, जिसमें 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं, 2 प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं। 2 प्रोसेस आइसोथर्मल होते हैं और 2 प्रोसेस एडियाबैटिक होते हैं। एक सेकंड में बेटा, चलिए, तो बच्चों कार्नोट साइकिल क्या होती है, जैसा कि हमने कहा कि 4 प्रोसेस साइकिल होती है, 2 प्रोसेस जो होते हैं, 2 प्रोसेसेस आर आइसोथर्मल, 2 प्रोसेसेस आर एडियाबैटिक। बेस्ट एफिशिएंसी होती है, ये मैक्स एफिशिएंसी वाला प्रोसेस होता है, मतलब हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है साइकिल, कार्नोट साइकिल में। तो अगर हम एक साइक्लिक प्रोसेस इस तरह का बनाएं बेटा, लेट अस सपोज
ये पीवी डायग्राम है और पहला प्रोसेस जो होता है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है मान लेते हैं, फिर हमारा एडियाबैटिक का स्लोप थोड़ा सा ज्यादा है, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन है, फिर ये एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो ये ए से बी आइसोथर्मल, बी से सी एडियाबैटिक, सी से डी फिर आइसोथर्मल और डी से ए फिर एडियाबैटिक। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या है, नाम ले ए बी प्रोसेस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है ना, जैसे कि हमने कहा कार्नोट साइकिल क्या है, 4 प्रोसेस से मिलकर बनी एक साइक्लिक प्रोसेस है बच्चों, जिसमें एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है ना। तो वो प्रूफ करना कि एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है वो हमारा पार्ट नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस फैक्ट कि जो हमारी कार्नोट साइकिल की है एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। बाकी एंट्रोपी टेम्परेचर कर्व की मदद से हम उसको प्रूव कर सकते हैं एनालिटिकली भी, और मैथमेटिकली तो प्रूफ होगा ही, होता ही, बट हमें उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे कि हमने कहा पहला प्रोसेस होता है बच्चों आइसोथर्मल एक्सपेंशन। मान लेते हैं कि इस आइसोथर्मल प्रोसेस ए बी का टेम्परेचर T1 है। फिर बच्चों हमारा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है BC। एडियाबैटिक एक्सपेंशन है BC। तो जो एडियाबैटिक एक्सपेंशन BC हुआ है ये है, और CD जो है ये अगेन आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है बेटा, इसमें आइसोथर्मल कंप्रेशन होता है, और DA जो होता है वो फिर से एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। तो इस तरह से बच्चों 4 प्रोसेस होते हैं। अब आइए थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। आप जानते हैं कि और जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों की एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान गैस हमारी हीट एक्सचेंज नहीं करती, और आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान वर्क डन ही हीट के बराबर होता है। तो अगर मैं ए बी प्रोसेस की बात करूं बच्चों, ए बी प्रोसेस में आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और सी डी में भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लेते हैं इसका टेम्परेचर T2 है। तो अगर हम बात करें कि इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, तो ए बी प्रोसेस के दौरान ध्यान समझना, जो T1 है वो T2 से बड़ा होगा। आप बड़ी आसानी समझ सकते हो कि अगर हम 2 आइसोथर्मल बनाए, एक ऐसे बनाओ एक ऐसे बनाओ, तो ये अगर 2 आइसोथर्मल कर्व हो तो ये T2 हमारा T1 से बड़ा है। आप इसे चाहो तो ओरिजिन से डिस्टेंस के बेसिस पे देख सकते हो, या फिर कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, अगर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो भी देख सकते हो। ठीक है, इसको लिख लो बेटा। मैं एक सेकेंड में फोन कॉल उठा लेता हूँ। हेलो, पांडे क्लासेस कहाँ पे पांडे क्लासेस है ये? इलाहाबाद से। हाँ बताएं। मेरे यहाँ वैकेंसी किस किस डिवीजन में? अच्छा, डिफेंस के लिए, डिफेंस में इंटरेस्टेड है आप? एक्चुअली हमने 2-3 लोगों से बात कर ली है, तो अगर आप मुझे अपनी डिटेल भेजेंगे और आप क्या कर रहे हैं क्या पढ़ा रहे हैं तो मैं उस पर देखूंगा, है ना। मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप अपनी डिटेल। रिक्वायरमेंट थी वैसे मेरी। अच्छा, 90% टाइम IIT में दिया है, समझ गया। क्या पढ़ाते हैं? फिजिक्स।
अच्छा, ठीक है। आप ऐसा करिए कि आप अपनी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कुछ, है ना, मैं देख के आपको कॉल बैक करता हूँ अगर रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है। तो अगर आप एक वर्टिकल लाइन भी यहाँ पे समझ लो थोड़ा सा कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर किसका कम किसका ज्यादा होगा। तो अगर आप देखो तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एकदम सड़ा तरीका होता है देखने का ये, कि अगर एक वर्टिकल लाइन या एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो दोनों में वॉल्यूम सेम हो जाएगा, वी सेम हो जाएगा। और अगर वी सेम है तो जो जितना ऊपर कट करेगा प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, तो पी अधिक होगा तो टेम्परेचर अधिक होगा, तो डेफिनेटली T2 बड़ा होगा T1 से। वैसे कोई भी आइसोथर्मल आप बनाते जा रहे हो इस तरह से तो ये T1 T2 T3 T4, तो T4 बड़ा होता है T3 से, T3 बड़ा होता है T2 से, T2 बड़ा होता है T1 से ना, ये आइसोथर्मल कर्व्स है ना। तो अगर मैं यहाँ को तो आप ये वाले टेम्परेचर ज्यादा है, ये कम ऑफ कोर्स होना चाहिए, ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन है ना। आइसोथर्मल बच्चों एक्सपेंशन है, देखो वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्लीज ध्यान देना यार अच्छे से, है ना। तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है किसी टेम्परेचर T1 पे हो रहा है। अब आप देखो कि आइसोथर्मल अगर एक्सपेंशन है तो AB जो होगा QAB वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि वो WAB के ही तो बराबर होगा, है तो आइसोथर्मल प्रोसेस। इसी तरह से QCD बराबर WCD होगा, जो नेगेटिव होगा, बिकॉज कंप्रेशन में वर्क नेगेटिव होता है गैस के द्वारा, बिकॉज वर्क डन ऑन द गैस हो रहा होता है। बेटा इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, बताओ जल्दी से। यार बोलते नहीं हो यार तुम लोग, बहुत ही गलत बात है, पूछते हो sir. फिर भी नहीं बोलते हो। No, sir. No doubt, sir. ठीक है। तो तो नेट वर्क डन डिवाइड बाय Q पॉजिटिव, तो नेट वर्क डन होता है किसी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वो नेट हीट एक्सचेंज के इक्वल होता है। W नेट इज इक्वल टू Q नेट होता है, बिकॉज साइक्लिक प्रोसेस का जो डेल्टा U होता है वो 0 होता है। अभी हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की बात भी समझेंगे, पहले तो आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट समझ लो इसका, है ना। तो अब आपको पता है कि यार इन दोनों प्रोसेस में, पॉइंटर मेरा बहुत ध्यान से देखना जहां मैं पॉइंट कर रहा हूँ, और मेरी बात बहुत ध्यान से, आवाज ध्यान से सुना करो, पॉइंटर जब भी इंडिकेट किया करो तो ध्यान से देखा करो। तो ये जो BC है बेटा, ये BC इसका Q0 है और एक इसका Q0, दो ही प्रोसेस बच गए हमारे, इसका Q पॉजिटिव है, इसका Q नेगेटिव है। तो इस पूरे प्रोसेस में ये इसका अगर मैं मान लूं कि Q1 है, QAB को मैं Q1 मान लूं और इसको Q2 मान लूं, इंक्लूडिंग साइन, है ना, साइन इसके अंदर, तो जो Q नेट होगा वो तो Q1 प्लस Q2 लिखेंगे इंक्लूडिंग साइन, और जो Q पॉजिटिव होगा वो केवल Q1 होगा, तो 1 प्लस Q2 बाई Q1 आ जाएगा। अब आप अगर देखें तो चूंकि Q1 Q2 जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस है, देखिए आप आइसोथर्मल प्रोसेस का Q ही W होता है, तो ये आ रहा है 2.303, या हम सीधे सीधे कहते हैं कि NRT, अगर लॉग ना लिखना चाहो, चलो लिखना चाहो तो लिख लो 2.303 NRT1 लॉग बेस 10। और देखिए कहां कहां जा रहे हैं, A से B जा रहे हैं बेटा, A से B, तो V2 माइनस V1, V2 बाई V1, यानी B का वॉल्यूम अपॉन A का वॉल्यूम, 2.303 NRT2। तो ऊपर Q है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये आएगा, C से D, देखिए C से D, तो C से D में फाइनल क्या है, D है, और इनिशियल क्या है, C है।
2.303 एनआर से 2.303 एनआर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आ रही 1। अब देखिए वीबी तो बड़ा है वीए से, पर वीडी छोटा है वीसी, तो लॉग के अंदर एक से छोटा नंबर, मैं इसको रिवर्स करके एक माइनस बाहर ले रहा हूं, तो T1 बाई T2 ऊपर है लॉग VB डिवाइड बाई VA अपॉन लॉग VC डिवाइड बाई VD। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारी हो जाती है। ऊपर Q2 है, अच्छा ये कह रहे थे, ओ तब तो ठीक है, तो ये T2 आएगा और ये VD बाई VC आएगा और ये VB बाई VA आएगा। Q1 नीचे था ना, तो ये टेम्परेचर T1 आएगा। ओके, तो ये आ गया T1 T2 बाई T1, ऊपर रहेगा VD VC बाई VD ऊपर आ जाएगा और VB बाई VA नीचे आ जाएगा, है ना। ये कैलकुलेशन आएगी। अब अगर मैं इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करूं बच्चों, ध्यान से देखिएगा, तो जो बीसी प्रोसेस है वो ये एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जो एडी प्रोसेस है वो भी एडियाबैटिक प्रोसेस। ए से लेकर बी तक टेम्परेचर आइसोथर्मल है, कांस्टेंट है T1 है, और डी से लेकर सी तक पूरा T2 है। तो अगर मैं बी और सी में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन लगाऊं, ये लगा देता हूं, ध्यान से देखना, टी वी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होगा, तो टी बी है T1 और वी बी की पावर गामा -1 इक्वल टू सी पे है T2। इसी तरह से डी ए प्रोसेस में अगर मैं लगाऊंगा, तो डी पे टेम्परेचर है T2, वी डी की पावर गामा -1, और बी पर ए पर है टेम्परेचर T1, वी ए की पावर गामा -1। दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूं, इन दोनों इक्वेशन को, बेटा इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं, इन दोनों इक्वेशन को मैं अगर डिवाइड कर दूं, देखो T1 से T1 कट जा रहा है, इधर T2 से T2 कट जा रहा है, तो वी बी बाई वी ए इज इक्वल टू आ रहा वी सी बाई वी डी। तो इस इक्वेशन का अगर मैं वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू वी सी बाई वी डी है, ये दिखे दोनों इक्वल हैं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम कह सकते हैं कि ये एफिशिएंसी आ रही है 1 माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा बेटा, समझ रहे हैं ना, 1 माइनस T2 बाई T1। जो याद रखना है आपको, प्रूविंग आपके काम की नहीं है, मेंस में है केवल। तो ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी परसेंटेज चाहिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। T2 देखिए लोअर टेम्परेचर है, ऑफ कोर्स होगा, और ये हायर टेम्परेचर है, लोअर। तो ये कार्नोट साइकिल जिन दो आइसोथर्मल प्रोसेस के बीच में या जिन दो टेम्परेचर्स के बीच में वर्क करती है, उन दो टेम्परेचर के बीच में जो एफिशिएंसी आएगी वो 1 माइनस T2 बाई T1 आएगी। अब आप समझो जरा, जब पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन, जो कि हाई टेम्परेचर पे होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान गैस हीट एब्जॉर्ब करती है। इसका ये मतलब हुआ कि इस प्रोसेस के दौरान गैस किसी हाई टेम्परेचर बॉडी से ही तो हीट एब्जॉर्ब करेगी, हीट तो हाई से लो टेम्परेचर बेटा फ्लो होती है। इसी तरह से जब लो टेम्परेचर में कंप्रेस किया जाता है गैस को, तो किसी ठंडे बॉडी को हीट रिजेक्ट करेगी, हीट का रिजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर दो चीजें होती हैं जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं, एक होता है हमारा हीट सोर्स और एक होता है सिंक। तो हीट सोर्स का मतलब बेसिकली हीट बाथ या हाई टेम्परेचर बॉडी आइसोथर्मल के प्रोसेस के दौरान जिससे हीट हमारी एब्जॉर्ब कर रही है, आप बात समझ रहे हैं। और सिंक का मतलब है जिसको रिजेक्ट कर रही है। तो ऐसा समझ लो कि
अगर मैं कहूं कि ये हीट सोर्स है, इसका टेम्परेचर है T1, ये हमारा इंजन है, सिस्टम है, ये हीट इंजन है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के दौरान इसने हीट एब्जॉर्ब की, इंजन ने, ठीक है। और यहां पर सिंक है, सिंक बोलते हैं इसको, है ना, ये कोल्ड रिजर्वायर मान लो। इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T, ये बहुत ही बड़ी बॉडी है। मतलब जब आइसोथर्मल कंप्रेशन हो रहा, एलोंगेशन हो रहा है, सॉरी एक्सपेंशन, तो हमारा जो सिस्टम हीट इंजन है या सिस्टम है वो, या जो भी गैस है वो किसी हॉट सोर्स से हीट एब्सॉर्ब कर रहा है Q1, ये जो Q1 पार्ट है जहां प्रोसेस थर्मल परफॉर्म किया गया है, आप समझो बात। और कंप्रेशन के दौरान हीट रिजेक्ट कर रहा है किसी कोल्ड रिजर्वायर में, तो इसे कहते हैं सोर्स, और इसे सिंक कहते हैं। इन ये हाई टेम्परेचर, ये लो टेम्परेचर। तो कार्नोट इंजन हमारा दो हाई और लो टेम्परेचर के बीच में काम करता है। अगर ये आपको कभी सोर्स का टेम्परेचर और सिंक का टेम्परेचर दिया जाए तो आप एफिशिएंसी बोल सकते हैं। अब देखिए Q2 जो होगा वो मैग्नीट्यूड इसका नेगेटिव होगा, Q1 जो होगा अगर ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। अगर मैं विद साइन यूज करूंगा तो हमें पता है कि W नेट बाई Q पॉजिटिव है। या तो मैं मैग्नीट्यूड ले लूं, जैसे अगर मैं कह दूं कि साइन के साथ लिख रहा हूं तो मैं ऐसे कह सकता हूं मॉड Q1 माइनस Q2 अपॉन, वैसे तो मैंने यहाँ Q1 प्लस Q2 लिखा है, देखिए, क्योंकि Q2 के अंदर साइन छुपा हुआ, मैं साइन बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैंने साइन बाहर निकाल लिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो मॉड Q1, तो यहाँ मॉड लगा दिया, मतलब ये चीज है तो नेगेटिव मैंने बाहर करके इसमें मॉड लगा दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो 1 माइनस मॉड Q2 बाई मॉड Q1, और ये 1 माइनस T2 बाई T1, या 1 माइनस T कोल्ड अपॉन T हॉट, ऐसे भी कह सकते हो। तो इसमें ये समझो तुम कि ये जो Q1 है ये हीट एब्सॉर्ब कर रहा है, ये इस हीट को मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करना था, पर ये मैकेनिकल वर्क केवल W कर पाया है और बाकी की हीट इसने रिजेक्ट कर दी। तो W होगा वो मॉड Q1 माइनस मॉड Q2, क्योंकि Q नेट के बराबर होता है ना W नेट। तो 100 जूल अगर इसने सोर्स से एब्सॉर्ब करी थी, पर कन्वर्ट जो है मैकेनिकल वर्क 80 जूल कन्वर्ट किया, तो 20 जूल हीट जो है वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये एक तरह का थोड़ा ब्लॉक डायग्राम है, कभी कभी बना के दे देता है। तो इस तरह से जो है हमें एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। अब इसमें गड़बड़ क्या होता है, फॉर्मूला देखो, ध्यान रखना सिर्फ टेम्परेचर के टर्म में ही दिमाग में नहीं रखना है, हमको Q1 Q2 के टर्म में भी दिमाग में रखना है। तो Q W नेट मतलब Q नेट, आप समझो, W नेट मतलब Q नेट अपॉन Q पॉजिटिव। तो Q नेट का मतलब होगा Q1 प्लस Q2, पर यहाँ मैंने Q2 चूंकि नेगेटिव होगा तो मैंने क्या किया है, मॉड लगा के मैथमेटिक्स लगा लिए, माइनस बाहर ले लिया ताकि कोई कंफ्यूजन। अब आपको Q1 Q2 के सब मैग्नीट्यूड पुट करने हैं यहाँ पर। किताबें Q1 माइनस Q2 लिख देती है, मॉड नहीं लगाती है, लेकिन वो भी Q1 माइनस Q2 जब लिखती है तो मैग्नीट्यूड लिख रही होती है Q1 Q2 का। आप क्या करते हो, Q2 की वैल्यू साइन के साथ पुट कर देते हो उसके माइनस होने के बावजूद। यहाँ जैसे मैंने कोई दिक्कत नहीं, मैंने क्या किया था, यहाँ पर मैंने कहा भाई मैं Q1 Q2 के अंदर साइन ले रहा हूँ, तो देखो Q2 की वैल्यू निगेटिव है यहाँ पर ऊपर, अगर आप देखोगे तो VD छोटा है VC से। फिर वो माइनस मैंने यहाँ पे लॉग को पलट के यहाँ पे निकाला था माइनस, है ना। बट वो लोग क्या करेंगे, अगर यहाँ पर पहले माइनस लगा देंगे तो ये VC बाई VD कर देंगे, फिर सीधे मैग्नीट्यूड पार्ट लिख देते हैं। अब यहाँ ये याद रखना है कि टेम्परेचर्स को केल्विन में पुट करना है ना, टेम्परेचर इन केल्विन। टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है। अब मान लीजिए आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं कि भैया एक कार्नोट साइकिल है, इसमें सोर्स का टेम्परेचर है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक है 20 डिग्री सेंटीग्रेड,
फाइंड आउट एफिशिएंसी। तो परसेंटेज एफिशिएंसी आएगा 1 माइनस टी कोल्ड अपॉन टी हॉट। अब देखिए यहाँ पर यही गलती हो जाती है, ये आपको टेम्परेचर केल्विन में पुट करना है। तो कोल्ड का हो जाएगा 293, हॉट का हो जाएगा 273 प्लस 60 333 इंटू 100 करना है। तो ये आ रहा है 40 इंटू 100 डिवाइड बाई 333। अब जाके इसमें आपको करेक्ट एफिशिएंसी, तो टेम्परेचर आपको अक्सर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया जाएगा, लेकिन आपको यूज करना है केल्विन में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारी कार्नोट साइकिल है। कार्नोट साइकिल पे जो हमारा इंजन काम करता है वो कार्नोट इंजन होता है। एक चीज यहाँ पर और भी देख रहे हो कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व है, तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के, क्योंकि Q W के बराबर होता है ना आइसोथर्मल में, और W है 2.303 nRT। तो वहां कहीं ना कहीं ये T2 बाई मतलब Q2 बाई Q1 जो आ रहा है वो T2 बाई T1 आ रहा है कार्नोट में, याद रखना। कार्नोट T1 बाई, अगर Q1 बाई Q2 है तो T1 बाई T2 लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड का रेशियो। इसका मतलब कार्नोट साइकिल में जो दो आइसोथर्मल प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, उनका जो हीट का एक्सचेंज है उसका रेशियो हमेशा टेम्परेचर के रेशियो के हिसाब से बराबर होगा, है ना। अब एक ये तो फॉर्मूला है, इस पे फॉर्मूले पे मेंस में क्वेश्चन आता है कार्नोट का 100%। अब बच्चों हम आते हैं, एक बेसिक फॉर्मूला और बता देता हूँ रेफ्रिजरेटर। ये जेई के कोर्स में नहीं है बट मेंस में आ सकता है। रेफ्रिजरेटर या इसे हीट पंप भी कहते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या है बेटा कि ये आप कह सकते हो इट इज इनवर्स ऑफ हीट इंजन। ये हीट इंजन का इनवर्स है बेटा, है ना। जैसे हीट इंजन का काम क्या है कि वो हॉट सोर्स से हीट अब्सॉर्ब करता है ना, हाई टेम्परेचर से हीट अब्सॉर्ब करता है और लो टेम्परेचर में रिजेक्ट कर देता है, और उस हीट का यूज करके वो वर्क करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर में आप देखते हो उल्टा है, रेफ्रिजरेटर के अंदर का मोहल्ला ठंडा होता है, बाहर गर्म होता है। तो उल्टा चीज का भाई, हीट का जो नेचुरल फ्लो है बेटा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर है, लेकिन अगर आप हीट को लो से हाई टेम्परेचर फ्लो कराना चाहो तो ऐसा करने के लिए आपको खुद भी मैकेनिकल वर्क करना पड़ेगा ढेर सारा। आप बात समझ रहे हैं ना, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक नेचुरल प्रोसेस नहीं है। ये हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में हीट फ्लो होना ये ऑटोमेटिक है, विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क हीट फ्लो होगी, इट्स ए नेचुरल प्रोसेस। बट लो टेम्परेचर से हाई में फ्लो कराने के लिए ये आपकी फोर्स्ड प्रोसेस है बेटा, समझ रहे हैं बात। तो रेफ्रिजरेटर का काम जो है वो हीट पंप का है। पंप क्या करता है आपको याद होगा, तो अगर आप पंप मोटर लगाते हो, पंप लगाते हो, तो पंप पानी को गहराई से ऊपर फेंकता है, यानी लो पोटेंशियल एनर्जी से हाई पोटेंशियल एनर्जी में पानी को ऊपर फेंकता है। पंप का काम क्या है, यही तो काम है। उसके लिए उसको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, विच विल इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड और एनीथिंग, है ना। तो यहां पर हम किसी तरह से कह सकते हैं कि इट्स ए हीट पंप। ये हीट पंप है, ये हीट को हाई टेम्परेचर रीजन से लो टेम्परेचर रीजन से हाई टेम्परेचर रीजन में फेंकेगा। इसके लिए इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, है ना। तो ये इसलिए इनवर्स प्रोसेस हो गया बेटा। तो ये करता क्या है अल्टीमेटली कि जैसे अगर मैं कह दूं कि
ये कुछ हीट एक्सट्रैक्ट करता है, सपोज इट एक्सट्रैक्ट सम हीट। मैं सिंबल्स वही यूज कर रहा हूं, मान लेता हूं Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, कोल्ड बॉडी या रिजर्वायर। ये ठंडी जगह से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। इसके बाद क्या है, सम, अब जैसा कि हमने कहा कि ऐसा ही अपने आप नहीं करेगा, इट्स नॉट ए नेचुरल प्रोसेस, इसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ती है रेफ्रिजरेटर में, यानी बाहर से एनर्जी चाहिए, यानी कि किसी ठंडी वस्तु से, ठंडे रिजर्वायर से उल्टा हॉट की तरफ फ्लो कराना है हीट, तो ठंडे जगह से Q2 हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए मेहनत खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि वो उल्टा प्रोसेस है। तो ऐसा करने के लिए हमें कुछ बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी सिस्टम को, ऐसे नहीं काम करेगा। तो आप कह सकते हो इसमें कि सम वर्क या एनर्जी इज रिक्वायर्ड, मान लेते हैं W वर्क रिक्वायर्ड है, इज रिक्वायर्ड टू डू सो, ठीक है। तो ये W वर्क किया हमने, W वर्क किया, ठीक है। तो यहां पर बच्चों इसका मैं थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं, और कैसे रहा कि मान लो ये हमारे पास हॉट बॉडी है, हॉट बॉडी है, ये हमारे पास रेफ्रिजरेटर है, ये हमारे पास कोल्ड बॉडी है बेटा, इसका टेम्परेचर T2, इसका टेम्परेचर T1। ये क्या करता है, ठंड उल्टा हीट का फ्लो कराता है, यहां से Q2 हीट फ्लो कराएगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठंडी जगह से एब्जॉर्ब करेगा, और चूंकि ये अपने आप नहीं करेगा, इसके करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी, W एनर्जी हमने दी, ये इसने बेटा मान लो 50 जूल एब्जॉर्ब किया, और प्लस हमने 30 जूल एनर्जी बाहर से दे दी, तो ये 80 जूल रिजेक्ट कर देगा, यहाँ पर उल्टा प्रोसेस होगा, तो ये Q1 रिजेक्ट कर देगा, यानी Q2 का मैग्नीट्यूड प्लस W इक्वल Q1 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, यहाँ W यहाँ पर भी Q1 माइनस Q2 के बराबर है, बट प्रोसेस उल्टा हो रहा है। उसमें देखो क्या था, इसमें क्या था, हीट इंजन में क्या था, हॉट बॉडी से Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा था कंप्रेशन के एक्सपेंशन के दौरान, फिर क्या हो रहा था, उसमें से कुछ वो रिजेक्ट कर दे रहा था, कुछ मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था, हीट मिलती थी उसका कुछ हिस्सा मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर रहा था, कुछ रिजेक्ट कर दे रहा था। यहाँ क्या इसका काम है, ठंडी जगह से हीट को एब्जॉर्ब करना, जिसके लिए इसे वर्क करना नहीं है, वर्क चाहिए इसे बाहर, ये एनर्जी फेंक नहीं सकता, ये एनर्जी रिक्वायर्ड है इसे। तो हमने कुछ इसने मान लो 50 जूल एब्जॉर्ब करी, कुछ हमने इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करी, बाहर पूरी जोड़ के फेंक देगा बाहर। जैसे ऐसे समझो कि ये मान लो फ्रीजर है, इस पे बिल्कुल क्वेश्चन बनता है, ये मान लो फ्रीजर है, ये दरवाजा है, अब ये ठंडी सब्जियां वब्जियां फ्रिज के अंदर, यहाँ मशीनरी सब लगा रखी है अपने इलेक्ट्रिसिटी। अब मान लो इसने अंदर से 50 कैलोरी बाहर फेंकनी है, तो ये 50 कैलोरी फेंकने के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी यूज करती, जूल यूज करी फेंकनी, तो फेंक दे। अब इस पे बड़ा फेमस क्वेश्चन, मतलब तो पूछ खोल देंगे तो बताओ क्या बढ़िएगा, दरवाजा यहाँ से हीट एक्सचेंज एब्जॉर्ब करेगा, इधर से उधर पीछे फेंक देगा, इसके अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जो ये इधर का रीजन कमरे इधर वाला पार्ट और ये आउटसाइड वाला पार्ट, अब मान लो यहाँ से करनी, चूंकि यहाँ रिलेटिवली थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी भी इलेक्ट्रो एक्सट्रैक्ट करी, कम ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का 100 उड़ रहा है, तो खोल दोगे तो होगा जो वर्क है, तो अगर बढ़ ही जाएगा, ठंडा नहीं टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यही यहाँ पर है कि यहाँ पर जो W है वो आयड है।
तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एक टर्म होता है वो जो डिफाइन किया जाता है। यस बेटा, तो कोफिशिएंट ऑफ, वॉइस ब्रेक हो रही है? Yes, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है और पूरा वीडियो भी भी ब्रेक हो रही है? सर मेरे में तो स्क्रीन भी नहीं आ रही। स्टार्टिंग से थी शायद, अब तो हल्का हल्का पहले भी। वन सेकेंड। अबे जाओ, तुम लोग पहले बताते नहीं हो, इतना इम्पोर्टेंट हम रिपीट नहीं करेंगे। अब जहाँ तक हमको लगा सर हम लोगों का सर नेट धीरे है। यस सर, हमें भी नहीं लगा था। तो अभी ठीक है? यस सर, बस अभी तो ठीक आ गया होगा। हाँ चलो, तो यहाँ पर हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफाइन सर एक बार फिर से थोड़ा बता दीजिए। हम नहीं बताएंगे, हम इतनी मेहनत से सारी चीजें हम नहीं बताएंगे। कहाँ से सर बताना? अटक गया सर, बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। कहाँ से बताना है? थोड़ा नहीं सर, इसी डायग्राम में जो समझा रहे थे। तुम लोग नालायक, तुरंत बताया करो। सर हम लोग को लगा हम ही लोगों का हैंग लैग हो रहा है सर नेट। तो बताना तो चाहिए बेटा, मेहनत एनर्जी बर्बाद ना किया करो हमारी। सॉरी सर। अच्छा चलो आओ देखो, तो रेफ्रिजरेटर का हमने क्या कहा, रेफ्रिजरेटर का काम हीट इंजन का थोड़ा सा उल्टा है। रेफ्रिजरेटर हमारा क्या करता है, ठंडी जगह से हीट एब्सॉर्ब करता है कोल्ड रिजर्वायर से, ठीक है। इनवर्स ऑफ द हीट इंजन, एक्सट्रैक्ट सम हीट Q2 फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर, सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू डू सो, है ना। क्यों वर्क चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, उल्टा है ना। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हीट तो अपने आप फ्लो हो जाती है, बट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो करने के लिए एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो ये रेफ्रिजरेटर हो गया। Q2 हीट ठंडी बॉडी से उसने एब्सॉर्ब करी, Q, और ऐसा करने के लिए उसे इतनी एनर्जी चाहिए, इतना वर्क खर्च हुआ, तो इतनी उसने ठंडी बॉडी से एब्सॉर्ब करी। इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मान लो जो तुम सप्लाई कर रहे हो, कनेक्शन लगाए हो, फ्रिज में कनेक्ट करे हो पावर, या बाहर से वर्क कर रहे हो, तो इतना वर्क और ऐड करके इतना उसने रिजेक्ट कर दिया। तो जो हॉट बॉडी में रिजेक्ट होगा Q1 माइनस Q2, यही हमारा मैकेनिकल जो बाहर से एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ये होगी। अब यहाँ पर रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे डिफाइन होती है, तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस COP हम इसको लिखेंगे, या बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बच्चों हम डिफाइन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर हीट एक्सट्रैक्ट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है। मतलब ऐसा समझ लो कि हीट एक्सट्रैक्टेड ठंडे स्थान से फ्रॉम कोल्ड बॉडी, कोल्ड रीजन से जो हमने हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, और ऐसा करने के लिए वर्क डन रिक्वायर्ड, या वर्क डन कितना होगा, वर्क डन ऑन रेफ्रिजरेटर, कितना बाहर से ऊर्जा चाहिए, ठीक है। तो ये है कि इतनी हीट मान लो ठंडी जगह से कर, हमें 100 जूल हीट अंदर से बाहर फेंकनी है, अंदर ठंडा करने के लिए रेफ्रिजरेटर। ऐसा करने के लिए हमको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देनी पड़ेगी, समझ रहे हैं ना, कितना उसे वर्क चाहिए, क्योंकि अपने आप नहीं हो रहा है काम, ये काम हमें जबरदस्ती कराना पड़ रहा है, एनर्जी देके कराना पड़ रहा है। तो अब ऐसे समझ लो, जितना कम वर्क देने से, जितना बाहर से कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से, जितना ज्यादा ठंडा करेगा, जितना ज्यादा अंदर से बाहर हीट फेंक देगा, उतना बढ़िया रेफ्रिजरेटर हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हाई हो जाएगा। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो Q2 आएगा, W है Q1 माइनस Q2, तो ये Q अपॉन, देखिए Q2 बाई Q1 क्या है, ये हमारा T2 बाई T1 है, या T कोल्ड अपॉन T हॉट। तो अगर मैं इस Q को डिवाइड कर दूं 1 अपॉन Q1 बाई Q2, 1 अपॉन T
हॉट माइनस टी कोल्ड अपॉन 1, तो बीटा आ रहा है टी कोल्ड तो ये ठीक लिखा है ना हम लोगों ने, टी, यस सर। ठीक है, तो ये आ जाएगा टी कोल्ड अपॉन टी हॉट माइनस टी कोल्ड, ये आएगा। और अगर इसे ईटा से रिलेट करोगे, एफिशिएंसी से रिलेट करोगे, तो तुम ये रिलेट कर लोगे। अगर इसको, क्योंकि एफिशिएंसी होता है 1 माइनस टी हॉट बाई टी कोल्ड, उल्टा लिख दिया है, तो बीटा आ जाएगा 1 अपॉन ईटा माइनस 1। तो ईटा और बीटा में रिलेशन पता होना चाहिए। क्यू के टर्म में थोड़ा सा रिलेट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमें सीधे टेम्परेचर के फॉर्मूले ना दे करके क्यू वगैरह में डील करना पड़ता है, सीधे सीधे ये कॉन्सेप्ट पूछ लेगा ये जो है। तो ये आपको बिल्कुल इसलिए ब्लॉक डायग्राम बना के बताया है, तो ये थोड़ा सा एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज एक लेक्चर में और लूंगा जिसमें मैं थोड़ी, वैसे देखो मेन केमिस्ट्री वाले सर डिटेल में एंट्रोपी पढ़ाएंगे, बट फिर भी मैं थोड़ी एंट्रोपी टेम्परेचर कर्व पढ़ा दूंगा, पीवी ग्राफ का कन्वर्जन और वो प्रोसेस जो हमारे आयुष पांडे कह रहे थे। तो एक क्लास में मैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन और एंट्रोपी करा दूंगा, तो एक क्लास और लूंगा थर्मोडी पे, इसके बाद थर्मोडी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। और फिर क्लासेस जो होंगी वो काकादेव में जैसे एज यूजुअल ऑफलाइन चलती रहेंगी, और किदोई नगर में भी ऑफलाइन शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं बच्चों। दैट्स ऑल फॉर टुडे।